वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1773 के नियामक अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया, इसके अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार की स्थापना की गई। दूसरा, इस सरकार में गवर्नर जनरल और इसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा ऑप्शन है, इसने ब्रिटिश ताज को बंबई में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक विस्तृत था। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल एवं इसकी परिषद पर कई अंकुश लगाए। हमें चुनना है कौन सा ऑप्शन गलत है, असत्य है। केवल एक, एक, दो, केवल 3, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन केवल 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसने ब्रिटिश ताज को मुंबई में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। नहीं, मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उनके नाम थे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, जॉन हाइड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए अधिनियमों में से कौन से अधिनियम को चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है? 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, ए और बी दोनों। तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं क्योंकि 1793 में ब्रिटिश सरकार ने द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 1793 से लेकर 1853 तक 4 अधिनियम पारित किए गए। 1793 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम। इन चारों अधिनियमों को हम चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करें। अगला क्वेश्चन हम मिलान करने वाला है। इसमें दिया हुआ है, मिलान करिए। पहला दिया 1833 का चार्टर अधिनियम, तो पहला इसका ऑप्शन सही होगा। इसका पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें दिया है विधि निर्माण की शक्ति सब परिषद गवर्नर जनरल से सन्निहित थी, ऐसा 1833 के चार्टर अधिनियम में कहा गया है। दूसरा 1853 का अधिनियम, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई थी। तीसरा 1858 का अधिनियम, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था, ये भी सही है। चौथा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन दिया है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई थी जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर सब परिषद भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सत्य है क्योंकि हमें दोनों ऑप्शन सत्य हैं। 1861 अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि कर दी गई और उनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। और इस अधिनियम के उपबंध में किया गया कि परिषद द्वारा पारित कोई भी नियम भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक होगी। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। इसमें दिया है, पहला कथन दिया है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में पहली बार विधान परिषदों में वित्तीय विषयों पर प्रश्न पूछने के लिए नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। इसका कथन ये सत्य है, ये बात सही है। 1892 के परिषद अधिनियम में पहली बार विधान परिषद में वित्तीय विषयों पर प्रश्न पूछने का नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। और कारण भी इसका सत्य है, गवर्नर जनरल द्वारा प्रश्न पूछने के संदर्भ में बनाए गए नियमों पर भारत सचिव की परिषद की सहमति अनिवार्य थी। इसका कारण भी सत्य है। इसके कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि विभिन्न वर्ग, समुदाय और
हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया। प्रतिनिधियों को विभिन्न वर्ग, समुदाय और हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में सत्य नहीं है? केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई, जिसमें 4 प्रकार के सदस्य यथा पदेन, मनोनीत, सरकारी, मनोनीत, गैर सरकारी और निर्वाचित सदस्य शामिल थे। यह ऑप्शन सही है। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, ये भी सही है। विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। हमें इसमें से यही खोजना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, और ये चौथा ऑप्शन भी सही है। विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन, गवर्नर जनरल परिषद को एक सदन माना गया, केंद्रीय विधानमंडल के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 1919 के शासन अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया। सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। प्रथम सदन को राज्य परिषद द्वारा और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा थी। पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद थी। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे। 60 सदस्य में से 33 निर्वाचित सदस्य थे और 27 मनोनीत सदस्य थे। इसी प्रकार केंद्रीय परिषद में, केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित और 41 सदस्य मनोनीत थे। अगला क्वेश्चन, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बजट के 2 भागों में बांटा जाता था। पहला जिस पर सदस्य मतदान कर सकते थे और दूसरा जिस पर सदस्य मतदान नहीं कर सकते थे, यह भी कथन सत्य है। सदस्य कुल खर्च के 2/3 पर मतदान कर सकते थे, जबकि 1/3 भाग पर वे मतदान नहीं कर सकते थे। ये ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन हमारे लिए सही है, क्योंकि हमें असत्य कथन की खोज करनी है, क्योंकि इसके अंतर्गत मतदान करने वाला भाग 1/3 था, ना कि 2/3। 2/3 पर वे मतदान कर ही नहीं सकते थे। 1/3 भाग पर मतदान कर सकते थे। कुल खर्च के 1/3 भाग पर मतदान कर सकते थे और 2/3 भाग पर मतदान नहीं कर सकते थे। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य कथन की खोज करनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, केंद्र और प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो हमें समझना है कौन सा कथन सत्य है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसके ऑप्शन 1 और 3 सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत है क्योंकि 1909 के अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया गया था, ना कि 1919 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित अधिनियम पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सत्य है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर जनरल को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सत्य है, गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ की अवशेष शक्तियां प्रदान की गई थी।
अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। हाँ जी हाँ, सही है। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था। ये भी ऑप्शन सही है। इस अधिनियम ने शासकीय कार्यों में 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभक्त किया। चौथा ऑप्शन, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन, संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। ये भी गलत है, क्योंकि संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 59 थी, ना कि 58। संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 थी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी के 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता था जब तक कि वह दोनों सदनों द्वारा पारित ना हो। गलत। दोनों सदनों द्वारा पारित और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत ना हो। जी हाँ, जब तक कि दोनों सदनों द्वारा पारित और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत ना हो तब तक की भी कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता था। ऐसा भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की खोज करनी है। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 6 न्यायाधीश होते हैं। जी हाँ, गलत है ये क्वेश्चन। ऑप्शन गलत है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अधिकतम न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश सहित। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है संघीय न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय था जिसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त थी। ये ऑप्शन सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाए, मैं गलत कथन खोजना था तो इसका ऑप्शन गलत है, केवल 1। अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था वाले प्रांत बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मद्रास थे। अगला है द्विसदनीय विधानमंडल में उच्च सदन विधानसभा थी, द्विसदनीय विधानमंडल में निम्न सदन राज्य परिषद थी। तो इसमें हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कथन सही है। इस अधिनियम द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मई 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत में एक संघीय शासन की स्थापना। अगला है किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से होगा। 2/3 बहुमत से होगा। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें प्रावधान था किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्यों के बहुमत से होगा, ना कि 2/3 बहुमत से। तो हमें कथन गलत कथन की खोज करनी थी, हमें मिल गया, कथन भी गलत है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथन और कारण वाला है। पहला कथन इसका दिया है ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा एक अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई। कारण है संविधान की निर्माण विधि में शासन संचालन हेतु अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई, जिसमें सभी पद भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था थी। तो इसका कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, ये सही है। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा एक अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई थी और ऐसा कहा गया था। उसका कारण क्या था कि संविधान की निर्माण विधि में शासन संचालन हेतु अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी पद भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में किनके प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था? कांग्रेस, भारतीय मुस्लिम लीग, भारतीय ईसाई, सिख और पारसी समुदाय, 5 समुदाय के लोगों को शामिल किया गया था। कांग्रेस के 6 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 5 और एक ईसाई धर्म से, एक पारसी धर्म से और एक इस सिख धर्म से था। तो इसलिए इसके ऑप्शन 5 ऑप्शन सही हैं, 5 सम्मिलित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत विवादग्रस्त, जी हाँ ये ऑप्शन सही है,
इस योजना के अंतर्गत विवादग्रस्त 4 प्रांतों असम, बंगाल, पंजाब तथा उड़ीसा का विभाजन किए जाने का प्रावधान था। ये गलत है क्योंकि केवल 3 प्रांतों का विभाजन किया जाना था, असम, बंगाल और पंजाब का, उड़ीसा का नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। असम के सिलहट क्षेत्र में विभाजन का निर्णय जनमत द्वारा किया जाना था, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सत्य है, केवल 3। बाकी तीनों प्रावधान पहला, दूसरा, चौथा शामिल किया गया था। केवल 3 शामिल नहीं था कि जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बरकरार रखा गया। अगला क्वेश्चन है, 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित था? तो पूर्णतः यह 1935 के अधिनियम से प्रभावित था। चलिए इसी के साथ में इस चैप्टर के हमारे क्विज समाप्त होते हैं। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको क्विज अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।